हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी को एक बार फिर से पढ़ाने चला हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12 तक आपके विद्यालय के सारे विषय, चाहे वो किसी भी विषय को आप पढ़ते हो, पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं ली जाती। मतलब बात ऐसी है कि आप कहीं भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, इस चैनल पर आपको सब कुछ फ्री है। और उसी सिलसिले में हम कक्षा 12वीं के बारे में बात कर रहे हैं। 12वीं को हमने शुरू कर दिया है और 12वीं कक्षा में हम लोग संबंध पढ़ चुके हैं। संबंध के साथ हम लोगों ने फलन भी डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम फलन की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत बड़ी सीक्वेंस चलती है चैप्टर्स की, जिसमें फलन होता है, फिर त्रिकोणमितीय फलन होता है, फिर सीमा, सातत्यता, अवकलनीयता होती है, उसके बाद अवकलज होते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग होते हैं, और उसके अलावा समाकलन होते हैं, और फिर अवकल समीकरण होते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीजें फलन पर निर्भर है। जैसे कि मतलब हम कह सके कि अगर हमने एक चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें रख दी है तो बॉटम वाली चीज जो है हमने पढ़ ली है, बाकी आगे वाली स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब हमने पहली सीढ़ी बना ली है और उम्मीद करता हूं ये पहली सीढ़ी के साथ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर फलन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कमेंट करेंगे तो फलन का जवाब जो भी आपका डाउट होगा वो दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट फलन के यहां उपयोग आने वाले हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि अध्याय का नाम है, इसमें आज इन चीजों के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। यहां पर त्रिकोणमितीय फलन जैसा भी कुछ आपको दिखेगा इस चैप्टर में। मतलब त्रिकोणमितीय फलन को जैसे आप देख रहे हैं तो आपके सामने एक छोटी सी बात यहां निकल के आ रही होगी कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। कक्षा 10 में आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, यहां पर 11वीं में आपने फलन पढ़े थे, और अनुपात और फलन दोनों अलग अलग होते हैं। तो खैर हम कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय फलन के बहुत सारे सूत्र और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, मूल रूप से 6 हैं, उन सभी के आरेख देख चुके थे। उम्मीद है आपको वो याद होंगे, और अगर नहीं भी है तो यहां पर आपको बताए जाएंगे। समस्या कुछ नहीं है, समस्या बस इतनी सी है कि आपको जो कुछ बताया जाएगा अब वो आपको याद रखना है ना, क्योंकि अब होता है कॉन्सेप्ट शुरू। सबसे पहले हम इसी शब्द पर चलने की कोशिश करेंगे कि प्रतिलोम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मान लीजिए कोई एक फलन है, ठीक है, fx एक फलन है। इसे अपन क्या कहते थे कि एक फलन है ना, और ये फलन कायम है x में है। मतलब यहां आप x का कुछ मान रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलती जाएगी, ठीक है, किसमें, x में। मतलब जैसे मान लीजिए fx बराबर x का वर्ग है, तो अपन ने x बराबर 1 रखा तो 1 का वर्ग मिला, 2 रखा तो 2 का वर्ग मिला। अब वैसे ही अगर मैं यहां आगे बात करूं तो इसको आप लिख सकते थे कि y बराबर fx, हम इसे ऐसा कह देते हैं कि y बराबर fx है। मतलब fx के जो मान है वो y अक्ष पर रखे जाएंगे और x अक्ष पर x के मान रखेंगे। मतलब अगर ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो यहां पर y बराबर fx, मतलब जो भी x की किसी वैल्यू पर या x के किसी मान पर fx के जो भी मान आएंगे वो y अक्ष से निर्धारित हो जाएंगे। इसके बाद हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने फलन का प्रांत पढ़ा, सह प्रांत पढ़ा, परिसर पढ़ा, और उसके बाद हमने प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालने की अलग अलग विधियां देखी। मतलब हमें ये पता करना था बेसिकली कि कोई फलन मतलब किस तरह से उसका प्रांत निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, और सह प्रांत तो सवाल में दिया रहता है। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी कि हम किसी भी फलन का प्रतिलोम कैसे निकाल पाते हैं, है ना। तो प्रतिलोम निकालने की एक बहुत ही जरूरी कंडीशन थी, है ना। जैसे आप एक लिख सकते हैं कि f इनवर्स x का मतलब है x का प्रति या fx का प्रतिलोम, है ना। ये अभी अभी अपन ने 2-3 लेक्चर पहले ही खत्म किया है। अब ये कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये सारी स्टेप हम लोग देखते हुए आ चुके हैं, है ना। एक लंबी प्रोसेस है। अब जिन लोगों ने पहला अध्याय नहीं पढ़ा, भाई लोगों पहले पहला अध्याय पढ़ लेना, बाद में दूसरे पर आ जाना, जरूरी पहले अध्याय पढ़ना है। तो अगर f के प्रतिलोम के बारे में मैं बात करता हूं तो ये निकालने के लिए आपको fx पता होना चाहिए, पहली बात, है ना। दूसरी बात यह है
कि अगर fx पता भी है तब भी आपको दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला कि fx एकेकी एवं आच्छादक फलन है। क्या होना चाहिए? fx एकेकी एवं आच्छादक फलन होना चाहिए, तभी आप किसी भी फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यह एक जरूरी कंडीशन थी कि अगर मुझे किसी भी कोई भी फलन हो, अगर उसका प्रतिलोम निकालना है तो एकेकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। अब एकेकी का उदाहरण मैंने आपको दिया भी था कि एकेकी पता कैसे करते हैं। उसके लिए हमने ग्राफिकल मेथड देखी थी, मतलब विधि तो दो थी, लेकिन जो भी अपन यहां देखने वाले हैं उसमें हमें ग्राफिकल विधि या आरेख विधि के बारे में बात मैं आपसे कर लेता हूं कि मान लीजिए fx एक फलन है x में, और दो तरह के फलन के आरेख में आपके सामने बनाता हूं। एक फलन तो ऐसा है, निकल गया ऐसा कुछ भी करके, ठीक है, आरेख है कुछ भी है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और दूसरा यहां पर भी ये x और y अक्ष है, और एक फलन ऐसा है। दोनों फलन में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर गौर से, अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी की हो तो ये भी क्यूबिक फंक्शन है और ये भी ऑलमोस्ट क्यूबिक फंक्शन है, मतलब घात 3 वाला फलन इसे माना जा सकता है, ऐसा कुछ। दोनों फलन लगभग ऐसे ही, मतलब इसमें अधिकतम x की घात 3 ऐसा मान सकते हैं। अब इन दोनों फलन में चेक करना है कि कौन सा एकेकी है या कौन सा नहीं है। आपको x अक्ष दिख रहा है? दिख रहा है। x अक्ष के समांतर लाइन मारते जाओ, मतलब रेखा खींचते जाओ, x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचते जाओ, ठीक है। तो आपने एक रेखा यहां से खींची, दूसरी यहां से खींची, तीसरी यहां से खींची, उधर भी वही करो, ठीक है। हम जितना भी, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां लाइन मारो, ठीक है, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां लाइन खींचते जाओ। अब किसी भी एक लाइन को देखो, जो आरेख लाल लाल वाला है ना, उसको एक से ज्यादा बिंदु पर कट कर रही हो। जरूरी नहीं है कि हर रेखा पॉइंट पर लगे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा, मतलब हर रेखा वक्र को काटे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई रेखा काट भी सकती है, कोई रेखा नहीं भी काट सकती है, कोई रेखा एक बिंदु पर काट सकती है, जैसे यहां पर इस रेखा ने इस वक्र को एक बिंदु पर काटा, और यहां पर इस रेखा ने इस वक्र को एक बिंदु पर काटा, पर एक रेखा ऐसी निकली जो 3 बिंदुओं पर काट के चली गई। तो यदि किसी फलन में कोई रेखा जो x अक्ष के समांतर है किसी फलन को एक से ज्यादा बिंदु पर काटती है, भले वो इकलौती रेखा हो, भले ऐसी बहुत सी रेखा हो, तो फलन एकेकी नहीं होता। क्या नहीं होता? एकेकी नहीं होता। और ऐसे फलन को हम बहुएकी कहते हैं। जो फलन एकेकी नहीं होता वो क्या होता है? बहुएकी होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो फलन बहुएकी होता है उसे हम किस प्रकार से एकेकी बना सकते हैं, है ना। तो ये जो निंजा टेक्निक है अभी आने वाला समय में देखने वाले हैं। तो एकेकी की बात तो ये थी। दूसरी बात, इसे नोट कर लेना यार, काफी जरूरी है आप लोगों के लिए ना, क्योंकि अभी जितने त्रिकोणमिति फलन के आरेख आएंगे ना, आपने आरेख को देखा है कक्षा 11वीं में? अगर नहीं देखा तो एक बात मैं बता देता हूं, चाहे आप कितना ही पढ़ लीजिए कक्षा 11वीं और 12वीं का गणित, आरेख बहुत आसानी से चीज़ों को सरल कर देते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं और बताते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एक सर है जो, मतलब आपको तो पता नहीं, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी अच्छी है और थोड़े गोरे गोरे से दिखते हैं, उनके बाल बहुत कम हैं, तो शायद कोई नहीं पहचाने। लेकिन अगर आप मेरा फोटो दिखा के बता दोगे तो हर कोई पहचान जाएगा जो शायद मुझे जानता होगा। इसी तरह से आरेख भी होते हैं। आरेख आपको हर चीज बता देते हैं वक्र के बारे में कि ये कैसा है, किस तरह का इसका बिहेवियर है। वरना कई फलनों में एक एक ही निकालने में बहुत परेशानी होती है। हमने देखा है कि हम पूरा बोर्ड भर देते हैं एक एक ही निकालते निकालते, तो भी नहीं निकलता, है ना। और अगर आरेख पता हो तो हम चुटकियों में निकाल देते हैं। दोनों चीजों की अपनी महत्वता है। हो सकता है आपको आरेख आसानी से याद हो, नहीं हो, हर वक्र का आरेख संभव भी नहीं है। उसके अलावा मतलब हमारे लिए संभव नहीं, वरना दुनिया में तो हर वक्र का आरेख होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप फलन डालो, उसका आरेख बनता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरा मतलब बेसिकली बहुएकी, या फिर हम जो विधि fx1 बराबर fx2 से निकालें, कई बार वो लेंदी होती है। खैर, मुद्दे की बात यह कि एक एक ही हम आरेख से ऐसे देखने वाले हैं। दूसरा आता है मुद्दा आच्छादक पर। किस पर? आच्छादक पर। अब आच्छादक में क्या होता है बेसिकली
फलन को पहले तो ऐसे परिभाषित किया जाता है प्रश्न में कि फलन ए से लेकर बी तक गया है, और हम उसके बाद अपने कुछ ज्ञान से सवाल या फलन की इंफॉर्मेशन से कि फलन ऐसा दिया है, हम इसका परिसर निकालते थे, और परिसर यदि b के बराबर आता, जिसे सहप्रांत कहा जाता है, तो ही आप फलन को आच्छादक बोलते थे, है ना। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो पिछले चैप्टर का है। तो किसी भी फलन को एकेकी और आच्छादक होने के लिए, मतलब बेसिकली व्युत्क्रमणीय होने के लिए या उसका प्रतिलोम निकालने के लिए एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है। अगर फलन एकेकी और आच्छादक है तो ऐसे फलन को आप व्युत्क्रमणीय फलन कहते हो। क्या कहते हो? व्युत्क्रमणीय। इन्वर्टिबल अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है। अभी देखना, जरूरी नहीं है कि हर फलन इस परिभाषा के हिसाब से एकेकी और आच्छादक हो, और अगर ऐसे फलन का व्युत्क्रम निकालना हो तो क्या होगा? तो हमें इसके पर काटने पड़ेंगे। पर काटने पड़ेंगे। ये ए जो है ना, इसे कहा जाता है प्रांत। प्रांत का मतलब है x के आप फलन में क्या क्या मान रख सकते हो। मैं भी बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय फलन में हम किस तरह से इसे देखने वाले हैं। तो ए का मतलब होता है प्रांत। तो आप जो जो मान रखोगे x के, उसके हिसाब से आपको परिसर आएगा, क्योंकि फलन की जो मूल संरचना है वो ये कि फलन f ऐसा है जिसमें हम x का मान रखते हैं और हमें fx के मान मिलते हैं जिनको आप y कह सकते हो। तो ये x तो प्रांत से आता है और y जो है वो परिसर बनाता है। तो अगर आपको परिसर चाहिए तो x के मान रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे आप लोगों ने एक मशीन हुआ करती थी पहले, मैंने देखी है शायद कहीं पर, कि उसमें पैसे डालो टॉफियां निकलती थी। होता है, अभी भी होता है, मे बी, आई डोंट नो। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का डाला तो 1 टॉफी निकलेगी, 2 डाले तो 2 टॉफी निकलेगी, 10 रुपए डाल दिए तो 10 टॉफियां निकल जाएगी। उसी तरह से अगर आप यहाँ x का मान 1 रखोगे तो f1 आएगा, x का मान 2 रखोगे तो f2 आएगा। अब आपको अगर लग रहा है कि f2 जो है वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है, वो फलन को एकेकी बनने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो जैसे ये पहले वाला फलन था, ठीक है, अगर मैं इस फलन को सिर्फ इतना ही बनाता, इसके आगे नहीं बनाता, तो ये फलन फिर एकेकी होता। और ये डिसाइड होगा यहां से कि आप x के क्या क्या मान रखने वाले हैं। जितने मान रखोगे उसके हिसाब से परिसर आएगा। तो बेसिकली हमें एकेकी और आच्छादक अगर फलन नहीं है और उसका व्युत्क्रम निकालना है तो फलन के पर काटने पड़ेंगे, जिसे हिंदी में, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि आप प्रांत को छोटा करेंगे। अंग्रेजी में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना बोलते हैं, ठीक है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, क्योंकि प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, है ना। मतलब आप पूरा डोमेन ना लेकर थोड़ा सा इसका पार्ट लोगे। मैं बताता हूं अब इस पूरी सिचुएशन को, अगर आप इस एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं साइन एक्स के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन की बात है यार। सबसे पहले तो प्रतिलोम तो भूल जाओ, प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट और त्रिकोणमितीय फलन का कॉन्सेप्ट। अब मैंने जब कक्षा 12वीं का पहला अध्याय पढ़ाया था तब एक छोटी सी बात कही थी कि सारे त्रिकोणमितीय फलन अपने पूरे जीवन काल में एकेकी नहीं होते। सारे त्रिकोणमितीय फलन अपने पूरे जीवन काल में एकेकी नहीं होते। जैसे इस त्रिकोणमितीय फलन को आप देखिए, इस त्रिकोणमितीय फलन का ये जो आरेख है इसे साइन एक्स कहा जाता है। ऐसा ऐसा होता है बेसिकली। ये त्रिकोणमितीय फलन है y बराबर साइन एक्स, मतलब x का मान आप साइन एक्स कुछ भी रखोगे तो उस पे जो साइन के मान आएंगे वो y होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने x का मान रखा 0 तो साइन 0 का मान 0, x का मान रखा 2, अब पता नहीं साइन 2 का मान कितना, x का मान रखा 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ऐसे आप इस पूरी टेबल को बहुत अच्छे से जानते हो कक्षा 10 से। अब इस चीज में हमने 2 चीजें परिभाषित की थी कि एक इसका प्रांत होना चाहिए, और प्रांत सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। आप x की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, -10,000 रखो, -50,000 रखो,
जो आपका मन करे। ठीक है, आप सुबह सुबह नींद में से उठो, आपके दिमाग में एक नंबर आए, ठीक है, और आप वो नंबर x की जगह रख दोगे तो उस पर भी साइन फलन परिभाषित होगा। तो प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और परिसर जो है, मैंने ये कहा था कि साइन x जो है एक घोड़े की तरह जिसके सर में जिस पे एक रस्सी बांध दी गई है, और ये कहा है कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसका जो परिसर है वो वास्तव में -1 और 1 के मध्य है ना। तो अगर इसी सिचुएशन में इस फलन को देखा जाए तो क्या ये फलन एकेकी है? देखो, आच्छादक बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आच्छादक बताने के लिए जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर बताना होगा। यहां परिसर किसके बराबर है? -1 से 1 के मध्य है, तो सहप्रांत में -1 से 1 के मध्य लिख सकता हूं। मतलब ये सहप्रांत जो है ना वो हमारे हाथ में होता है डिसाइड करना, हालांकि प्रांत भी होता है, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जो फलन है ये एकेकी तो नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि किसी भी फलन को एकेकी है कि नहीं क्या करना होगा? एक्स अक्ष के समांतर लाइन मारनी होगी। ठीक है, तो मैंने एक लाइन मारी यहां से और एक लाइन यहां से मारी। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों रेखाओं ने एक रेखा यहां से खींच दी, एक रेखा यहां से खींच दी। और भी रेखाएं बहुत सारी हो सकती है, एक रेखा ऐसी होती है जो यहां टच करके निकल जाएगी, है ना। तो ऊपर की जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं ने साइन एक्स फलन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया। ये ऊपर से निकल गई, ये नीचे से निकल गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। एक रेखा है, मतलब इसको भी चलो छोड़ देता हूं, कोई से बाकी तीनों रेखा में जो आपका मन करे उसे देखो। इस रेखा ने साइन एक्स को दो भिन्न बिंदुओं पर काट दिया। दो क्या, यहां तो 4 दिख गए, 5वां भी दिख गया होगा। और क्या साइन एक्स अपने जीवन में कभी रुकने वाला है? नहीं, ये चलता जाएगा, ये रेखा कभी रुकेगी नहीं। जहां जहां तक इनका जीवन है एक दूसरे को काटते जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारी रेखाएं होगी ना। हमने तो यही कहा था कि अगर एक रेखा भी 2 बिंदु पर काटती है तो एक ही नहीं होता। यही बोला था ना कि एक रेखा भी 2 बिंदु पर काटती है तो फलन एक ही नहीं होता। तो क्या यहां पर ऐसा संभव है? नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि फलन एकेकी तो नहीं है। क्या यह फलन एकेकी है? नहीं है। और अगर फलन एकेकी नहीं है तो क्या है? बहुएकी है। अब अगर फलन बहुएकी है तो क्या इसका प्रतिलोम संभव है? नहीं है। यहां लिख दूं कि प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि चूंकि फलन एकेकी नहीं है, अतः y बराबर साइन एक्स, कहां से देखना सुनना, आप x की जगह कोई भी मान रख सकते हैं, प्रांत से लेकर सहप्रांत की जगह परिसर अगर आपने बना भी दिया, अगर आपने सहप्रांत की जगह परिसर बना दिया, ये सहप्रांत है ये परिसर है, तब भी फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्या ये फलन व्युत्क्रमणीय है? नहीं है। इन दिस केस द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। नहीं है भाई साहब, देख लो, फलन बिल्कुल भी व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो यार ये समस्या साइन एक्स के साथ है, तो यहां से अपन कंक्लूड कर ले कि साइन एक्स का तो प्रतिलोम नहीं निकलेगा। बचे कितने? 5। बाकी 5 के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा है कॉस एक्स, y बराबर कॉस एक्स। आरेख आपके सामने, ठीक है, मैं इस आरेख के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, कक्षा 11वीं में आप इसे पढ़कर आए हो और आरेख आपके सामने भी है। ठीक है, y बराबर कॉस एक्स में एक छोटी सी समस्या ये है कि ये जो फलन है दिखता लगभग साइन एक्स के जैसा है, लाइन खींची तो ये फलन भी एक ही नहीं है। अगर ये फलन एक ही नहीं है तो क्या मैं कह दूं कि ये जो है y बराबर कॉस एक्स या fx बराबर कॉस एक्स कह दो। fx बराबर कॉस एक्स कहां से कहां तक? r से लेकर -1 to 1 एक ही नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका भी प्रांत देखोगे तो इसका प्रांत में आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन इसका जो परिसर है वो सदैव -1 और 1 के मध्य रहेगा।
मतलब आप जो मान है वो इन दोनों के मध्य ही रख सकते हो। अभी देखना, अगर यह फलन एक एक ही नहीं है तो क्या यह व्युत्क्रमणीय है? नहीं है, मतलब फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियरली बात तो यही है, देखो यार, ठीक है, मतलब cos x का भी इनवर्स संभव नहीं है। हम cos x का भी प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। सेम कॉन्सेप्ट से, अब सेम कॉन्सेप्ट की मदद से tan x के बारे में भी बोल सकते हो, कोसेक x के बारे में भी बोल सकते हो। जैसे ये कोसेक x का आरेख होता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, आगे ऐसे, उधर भी ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन cos x के साथ एक समस्या है, ये जो लाइन होती है ना ऐसी खींची हुई है, ये cos x को कभी नहीं मिलती, ठीक है। जैसे ये लाइन इस वक्र के साथ कभी इधर भी टच नहीं होगी और इधर भी टच नहीं होगी। अंग्रेजी में इन्हें एसिम्पटोट्स कहा जाता है, ठीक है, अनंत स्पर्शी हिंदी में कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखा और ये वक्र, जैसे ये दोनों आपस में कहां पर मिलेंगे? अनंत पर। वैसे ही ये रेखा आपस में कहां मिलेगी? अनंत पर। ये रेखा आपस में कहां मिलेगी? अनंत पर। ये रेखा भी आपस में इस वक्र से कहां मिलेगी? अनंत पर। अंग्रेजी में एसिम्पटोट्स, हिंदी में अनंत स्पर्शी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इन्हें कहा जाता है अनंत स्पर्शी। एसिम्पटोट्स। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं y बराबर कोसेक x को परिभाषित करता हूं, मैंने लिखा y बराबर कोसेक x, या इसे y की जगह fx लिख दो, fx बराबर कोसेक x। तो जब इसको परिभाषित करते हैं तो प्रांत में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रांत में आप कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हो, लेकिन उन जगहों को छोड़कर जहां x का मान पाई होता है, 2 पाई होता है, 0 होता है, -पाई होता है, मतलब जहां पर भी x पाई का गुणज होता है वहां ये फलन परिभाषित नहीं होते। देख लो, x बराबर पाई की ये जो रेखा है ये फलन को कभी नहीं मिल रही। ऐसा बोला जाता है कि अनंत पे मिलेगी, तो किसने देखा, ठीक है। तो सेम केस है, मैं यहां से लिख सकता हूं कि सिर्फ आप n पाई को घटा दीजिएगा, जहां पर n एक पूर्णांक है ना, ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं। n क्या है? एक पूर्णांक है। अब इसका परिसर अगर देखा जाए तो परिसर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जो मान है वो कभी भी, ध्यान से सुनना, इसका मान कभी भी -1 और 1 के मध्य नहीं होता। या तो ये -1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। -1 और 1 इसका मान हो सकता है ना। जैसे अगर आप यहां से देखें तो ये जो मान है वो 1 है। अब जो मान है वो 1 से बड़ा ही है, 1 से छोटा नहीं है। यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो ये मान -1 है और बाकी जो मान है वो -1 से छोटा है। इस फलन का मान इस अंतराल में कभी भी नहीं आएगा। खैर उससे हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ये आप डिस्कशन कक्षा 11वीं में भी कर चुके हैं। परंतु दिक्कत यह कि अगर एक यहां से रेखा खींच दी गई ऐसी, तो इस रेखा ने तो फिर इस फलन को 2 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर काट दिया यार। तो क्या यह फलन एक एक ही है? नहीं है। तो मैं यहां से फिर लिख सकता हूं कि फलन एक एक ही नहीं है। अच्छा, इनके प्रांत परिसर याद रखना ना, मैं सिर्फ आपको फोटो दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आगे भी काम देगा। और अगर फलन एक एक ही नहीं है तो क्या यह व्युत्क्रमणीय है? नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि फलन अगर एक एक ही नहीं है तो व्युत्क्रमणीय भी नहीं है। व्युत्क्रमणीय फलन में एक एक ही और आच्छादक दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। आच्छादक बनाना हमारे हाथ में है कई बार, हालांकि एक एक ही बनाना भी हमारे हाथ में। अभी बताएंगे जादू की मदद से इसे एक एक ही कैसे बनाते हैं। खैर ये कोसेक एक्स के बारे में कहानी है। और सेम कहानी अगर अपन सेक एक्स के बारे में बात करें तो इसका आरेख भी लगभग वैसा है। इन्हें भी अनंत स्पर्शी कहा जाता है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है। लेकिन यहां थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ती है, इसका जो परिसर है या इसका जो प्रांत है, मैंने कहा fx बराबर sec x, ठीक है सर जी। यहां पर आप π/2 का गुणज नहीं रख सकते प्रांत में, बाकी जो रखना है वो रख दो। π/2 का विषम गुणांक,
पाई बटा 2 का विषम गुणांक, मतलब पाई बटा 2 को विषम संख्याओं में गुणा करते जाओ। विषम मतलब 1, 3, 5, -1, -3। तो पाई बटा 2 को 1 में गुणा किया तो पाई बटा 2, 3 में गुणा किया तो 3 पाई बटा 2, -1 में गुणा किया तो माइनस पाई बटा 2। इन मानों पर sec x कभी भी परिभाषित नहीं होता, और अगर sec x परिभाषित नहीं होता तो बाकी चीजें ठीक है, प्रांत में से ये चीज घट जाएगी, बाकी चीज सेम रहेगी, चिंता की बात नहीं है। प्रांत में से पाई बटा 2 के विषम गुणांक घट जाएंगे, फलन फिर एक एक ही नहीं है। क्यों एक एक ही नहीं है? x अक्ष के समांतर रेखाएं खींच दो, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट देगा, 1, 2, 3, तो फलन फिर एक एक ही नहीं है। समस्या जिसकी तरह से चारों साइन, कॉस, सेक और कोसेक चारों एक एक ही नहीं है, तो व्युत्क्रमणीय भी नहीं है। यही कहानी मैं tan x और cot x के बारे में भी बोलूंगा, यही कहानी मैं tan x और cot x के बारे में भी बोलूंगा। देख लो, क्या ये फलन आपको दिख रहा है कि ये जो फलन है ये एक एक ही है? देख लो, x अक्ष के समांतर रेखा खींची, यहां पर और यहां पर दो बिंदुओं पर, एक यहां फलन को कट कर दिया, एक यहां कट कर दिया, एक यहां कट कर दिया, यहां कट कर दिया। हर रेखा इस फलन को अनंत मानों पर कट करेगी। यह फलन है y बराबर tan x, और इसका जो प्रांत होता है वो कोई भी वास्तविक संख्या होती है, सिर्फ उन मानों को छोड़कर जहां पर sec x परिभाषित नहीं है। जहां sec x परिभाषित नहीं, वहां पर tan x भी परिभाषित नहीं। sec और tan की दोस्ती है ऐसी, लेकिन इसका जो परिसर है उसमें कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। मतलब जैसे मैं कह रहा था कि sin x और cos x के मान -1 और 1 के मध्य ही आएंगे, चाहे आप कोई भी x रखो। sec और cosec x के मान 1 से बड़े आ सकते हैं या -1 से छोटे आ सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि sec x का मान 1/2 आया, लेकिन tan x, इसका मान जो चाहो वो आ जाएगा। आपने कहा tan x का मान 3 आए, मिलेगा। आपने कहा tan x का मान 0.01 आए, मिलेगा। सब मिलेगा इसके पास, लेकिन फलन फिर भी एक एक ही नहीं है। आखिरी बात आती है cot x के बारे में। सेम चीजें, बस परिसर बदलाएगा या प्रांत बदलाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। यहां पर यह है y बराबर cot x, और यहां पर भी आप n पाई को छोड़ दीजिए। n पाई को मतलब जहां पर sin x परिभाषित नहीं है। tan कहां पर परिभाषित नहीं होगा? जहां पर sec x परिभाषित नहीं है। cot कहां परिभाषित नहीं होगा? जहां पर cosec x परिभाषित नहीं है। ठीक है, याद रखना यार, tan और sec दोनों का और cot और cosec इन दोनों का प्रांत बराबर होता है ना? प्रांत दोनों का बराबर होता है, याद रखना इस बात से। खैर, बात वही नहीं, वही रेखाएं इसको एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है, तो फलन फिर भी एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। अच्छा, अभी देखना ना मैं जो कहने जा रहा हूं, इतना सब कुछ हो गया। हमने ये देखा कि sin x, cos x, sec, cosec, cot और tan 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये चैप्टर क्या कर रहा है? मतलब हम किसका त्रिकोणमितीय, किसका प्रतिलोम निकालने जा रहे हैं? तो अब हम इन फलनों को फिर से परिभाषित करेंगे कुछ इस प्रकार से कि ये फलन एक एक ही बन जाए। और एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए एक फलन a से b में परिभाषित है, ठीक है? आपने कहा कि a से b में एक फलन परिभाषित है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पर एक चीज सामने आती है कि a जो है फलन का प्रांत है और b जो है वो सहप्रांत है। यह बात आप लोगों को बताई जा चुकी है। और यदि यह फलन व्युत्क्रमणीय है, यह मान लीजिए, क्योंकि हम बेसिकली फलन का प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो फलन व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। यदि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये जो b होता है ना, वो परिसर के बराबर भी होता है। मतलब इस केस में ये जो b है वो सहप्रांत की जगह परिसर बन जाता है। अगर f व्युत्क्रमणीय फलन है तो, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो।
अब इसी चीज में मैं कहता हूं एक नया फलन है f का प्रतिलोम। इस फलन का मतलब है फलन f का प्रतिलोम। सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमने ये देखा था कि जब हम f का प्रतिलोम निकालते हैं तो फलन का प्रांत प्रतिलोम का परिसर होता है, फलन का परिसर प्रतिलोम का प्रांत होता है। मतलब यहां सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो फलन का प्रतिलोम है वो b से लेकर a में परिभाषित होगा। अब इस केस में इस फलन का जो प्रांत होगा वो b होगा, इस प्रतिलोम फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, b होगा, और परिसर जो है वो a होगा। आप इसे परिसर कह दो या सह प्रांत कह दो। और एक छोटी सी चीज हमने और भी पढ़ी थी उस समय पे, उसके बहुत सारे सवाल भी हमने सिद्ध किए थे। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, नोट जिसे करके आप लिख सकते हैं कि यदि फलन के अंदर x की जगह मैंने प्रतिलोम लिख दिया तो वो सदैव x आता है। मतलब जैसे मान लीजिए sin x है, sin x की जगह आपने sin का प्रतिलोम लिख दिया तो ये सदैव x आएगा, है ना। पर ये चीज अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और भी थी कि अगर मैं f के प्रतिलोम के अंदर fx रखूं तो ये x हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यहां पर नोट करके लिख लेना कि हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे सवाल आप लोगों से CUET जैसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या नहीं। अगर ये चीज नहीं लिखी है तो मान के चलो x के बराबर है, अगर लिखी है तो फिर ये सही है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको पता है कि अगर किसी भी फलन का व्युत्क्रम निकालें तो अगर फलन a से b गया है तो व्युत्क्रम b से a आएगा, ठीक है। प्रतिलोम जो है वो b से a आएगा, ठीक है। अब बात अपन वापस आ जाते हैं अपने पहले फलन पर जो कि था sin x। हमने ये देखा कि sin x अपने पूरे जीवन काल में व्युत्क्रमणीय नहीं है, परंतु अगर इसका जीवन काल छोटा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं sin x को फिर से बनाता हूं आप लोगों के लिए और फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में समय लगेगा, पर अगर एक बार समझ गए तो आई होप कि फिर दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं ये 0 है, मान लेते हैं ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, ये 3π/2 और ये 2π। sin x का आरेख 0 से 2π तक बनाना काफी है, लेकिन हमें ऋणात्मक दिशा में भी इस केस में बनाना पड़ेगा। ये तो बिंदु बना रहा हूं ना, अभी ये 2π नहीं बने, ये जो अक्ष है इसे x अक्ष कह सकते हैं आप लोग। अच्छा चलो ठीक है, अपन आरेख पे बात कर लेते हैं। अभी मेन मुद्दे की बात जो है, sin x का आरेख ऐसे होता है 0 से 2π के बीच में, उसके बाद पाई तक ऐसे जाता है, फिर 3π/2 और 2π। सेम चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, -o, उसके बाद यहां पर भी सेम चीज। अब इस पूरे आरेख में आपने ये देखा कि फलन एक ही नहीं है। अगर मैं इसका जीवन काल छोटा कर दूं, जीवन काल छोटा कर दूं मतलब मैं सारी समस्त मानों को ना लूं और मैं चाहूं कि मैं सिर्फ π/2 से -π/2 तक ही मान लूं, बाकी फलन को भूल जाइए। मैंने यहां पर मतलब पहले इसके पहले जो चीज थी वो ये थी कि अगर मैं इस चीज को लिख रहा था कि ये y या fx बराबर sin x है, मैंने लिखा ये fx बराबर sin x है, जहां पर f जो है वो सारी वास्तविक संख्याओं से -1 से लेकर 1 में जा रहा। मतलब इसका जो मान है वो अधिकतम 1 है और न्यूनतम -1 है। इन दोनों मानों के बीच ये जिंदगी भर घूमेगा और ये जो फलन है वो सारी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। मैंने कहा कि वास्तविक संख्याओं के पर काटने हैं, मतलब ये जो वास्तविक संख्या x का मान कुछ भी हो सकता है, इसे कम करना पड़ेगा। अगर कम करोगे तो ये जो फलन है वो छोटा हो जाएगा। अगर कोई रेखा ऐसी निकल कर इसे एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है
तो एक ही बिंदु को छोड़ के बाकी बिंदु को हटाने का तरीका यह ना कि इसके आगे फलन ही गायब कर दो, इसके पहले भी फलन गायब कर दो। तो इस केस में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इसी फलन को, ध्यान से सुनो, इस केस में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इसी फलन को हम काट दे छोटे छोटे टुकड़ों में, कि सिर्फ यहां से यहां तक ही फलन को परिभाषित किया जाए, तो यह फलन एक एक ही बन जाएगा। तो इस फलन को मैंने क्या किया है, मैंने काट दिया, कितना, यहां से लेकर यहां तक, और बाकी सब मैं भूल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे यह याद नहीं है कि फलन कहां से कहां तक था, क्या था क्या नहीं था। यहां ये सारी चीजें हटा दी गई है, मतलब इसके बाद का जो फलन है वो हटा दिया गया है। और अगर इसके बाद का फलन हटा दिया गया है तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बदलेगा, ये r की जगह अब हो जाएगा, यहां पर सुनना, r की जगह मैं लिख सकता हूं कि अब जो फलन है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है, और -1 से 1 तक। मतलब अब जो प्रांत पहले सारी वास्तविक संख्या हो रहा था, आपने उसे छोटा कर दिया। अब प्रांत क्या है, -π/2 से π/2। और अगर प्रांत को छोटा कर दिया जाए तो फलन जो है वो एक एक ही बन रहा है। अब आप एक्स अक्ष के समांतर जितना मन करे उतनी रेखा खींच दो, हर रेखा इस फलन को एक ही बिंदु पर काटेगी, कोई भी रेखा एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काट रही है। इट मींस ये जो फलन है वो एक एक ही है, और कुछ नहीं यार। ठीक है, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है? तो बेसिकली अगर हमें किसी फलन को एक एक ही बनाना है तो हमें उसके x को छोटा करना पड़ेगा। अगर त्रिकोणमितीय फलन की बात की जाए तो त्रिकोणमितीय फलन में यह संभव है, हम प्रांत को छोटा कर सकते हैं। r मतलब जो कि सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, अब ये -π/2 से π/2 के मध्य देखा जा रहा है। और अगर इतना देखा जा रहा है तो मैं फिर से कह सकता हूं कि ये जो फलन यहां पर आपको दिख रहा है त्रिकोणमितीय फलन, सबसे जरूरी बात है आप इस फलन को ऐसे परिभाषित कर दीजिए पहले तो, कि ये -π/2 से π/2 तक, कुछ ऐसा, और -1 से लेकर 1 तक। इतना देखने के बाद आपको यहां फटाफट दो चीजें दिखेगी। बाकी सारे मान हम भूल गए, हमने क्या याद रखा, हमने सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक के आरेख को ही याद रखा। बाकी आरेख से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए वो आरेख सवाल में है ही नहीं। या फिर मतलब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, या अगर किसी को दूसरा आरेख बनाना है कि नहीं सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं π/2 से, मतलब मैं ये वाला आरेख भी बना सकता था इतना इतना लेकर, कि अगर मैं -π/2 से 3π/2 तक लूं तो भी क्या ये फलन व्युत्क्रमणीय है यार, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने पर एक रेखा एक ही बिंदु पर काटेगी। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह ये वाला अंतराल ले लेता तो -3π/2 से लेकर -π/2, तो भी ये फलन बेसिक, मतलब तो भी ये फलन जो था वो एक एक ही है। आप जितना मन करे उतना x अक्ष के समांतर रेखा खींच सकते हैं, यहां खींची यहां खींची, हर रेखा इसे एक ही बिंदु पर काट रही है। तो क्या जो अंतराल आप ले सकते हैं उनमें कौन कौन से अंतराल हो सकते हैं, -3π/2 से लेकर -π/2, ठीक है, या फिर -π/2 से लेकर π/2, या फिर सुनते रहना क्या क्या होगा, π/2 से लेकर 3π/2, है ना, और भी बहुत सारे, इसके आगे भी अनंत ऐसे अंतराल लिए जा सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ जितने कर सकते हो, परंतु हम इसी मान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी मतलब आपने बहुत सारी छोटे छोटे शाखाएं बना दी, बेसिकली इनको कहा जाता है शाखा। क्या कहा जाता है, शाखा। और हम जिस शाखा के बारे में यहां बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है मुख्य शाखा। क्या कहा जाता है, मुख्य शाखा। तो अगर मैं sin x के बारे में बात करूं तो यहां एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, मुख्य शाखा। क्या देखने को मिलेगा,
मुख्य शाखा, मतलब आपने x के जो टुकड़े किए ना, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे छोटा या जो आपके लिए मेन मुद्दे वाली टुकड़ा है वो कौन सा है? वो है मुख्य शाखा जिसे कहा जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम बाकी को नहीं ले सकते, हम उसे भी ले सकते हैं, पर ये इसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, बस इतना सा है। इसे कहा जाता है मुख्य शाखा -π/2 से π/2 तक। तो अब जो फलन का आरेख आपको दिखेगा, अच्छा इतना देखने के बाद आपने देखा कि ये जो फलन है एक एक ही तो है, हाँ एक एक ही है, एवं आच्छादक भी है। आच्छादक तो पहले भी था, आच्छादक है। आच्छादक क्यों है? क्योंकि इस फलन का जो प्रांत या परिसर है वो सहप्रांत के बराबर है ना। अगर मैं कहूं आच्छादक क्यों है, परिसर सहप्रांत के बराबर है। जो कि -1 से 1 तक है, इसीलिए ये आच्छादक है। मतलब sin x से आप बाकी चीजें समझ सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये हमारे लिए मुख्य शाखा है, और ये जो मान है ना, इनको कहा जाता है मुख्य मान। हालांकि अभी तो अपन बात नहीं कर रहे, इसे कहा गया है कि मुख्य शाखा ही है। ये क्या है सर जी? ये मुख्य शाखा है -π/2 से π/2, और उस मुख्य शाखा पर ये -1 से 1 मान दे रहा है sin x। अभी मैं प्रतिलोम पर तो गया ही नहीं हूं। अब जब प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे तो वो कैसा होगा उसे देख लो। आपने sin x को देखा -π/2 से π/2 तक, या और फिर लेके -1 से 1 तक ये फलन परिभाषित है। ध्यान रखना क्या हो रहा है, ठीक है। फलन जो है वो है fx बराबर sin x, ठीक है। और ये जो फलन है वो -π/2 से लेकर π/2 में -1 से लेकर 1 तक परिभाषित है। अब इसका आरेख आपने कुछ इस प्रकार बनाया कि ये जो आरेख था -π/2 से π/2 का आरेख ही मुझे देखना है और कुछ नहीं देखना। ये 1 और ये -1, 1 और -1 के बाद यहां पर बात आ जाती है कि फलन का आरेख ऐसा है ना। फाइनली अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इस कंडीशन में ये फलन व्युत्क्रमणीय है। क्या आप मेरी बात समझे? मैं अभी तक जो समझाना चाह रहा था उसका मेन सार यही है। चूंकि फलन अपने पूरे जीवन काल में व्युत्क्रमणीय नहीं था, क्योंकि वो एक एक ही नहीं था, हमने उस फलन के जीवन काल को छोटा किया, r से लेकर -π/2 से π/2 तक किया, तो ये फलन व्युत्क्रमणीय हुआ। और अगर फलन व्युत्क्रमणीय हुआ तो इसका प्रतिलोम होगा। मुद्दे की बात इतनी है, ठीक है। अब आगे, अगर मैं व्युत्क्रमणीय फलन को परिभाषित करूं तो एक फलन ऐसा है जिसे आप कहेंगे f का प्रतिलोम x, और इसे लिखा जाता है sin का प्रतिलोम x। इसे क्या लिखा जाता है? sin का प्रतिलोम x। और इसे जब परिभाषित किया जाएगा कि f का प्रतिलोम कहां से कहां तक गया, तो कॉन्सेप्ट ये कि f अगर a से b गया तो प्रतिलोम b से a आएगा। तो यहां पर जो मान होंगे वो -1 से 1 तक लिखे जाएंगे, और ये जो मान है वो -π/2 से 2 तक हो जाएंगे। पूरा सिस्टम बदल गया। यहां पर प्रांत -π/2 से π/2 था, परिसर -1 से 1 था। यहां हो चुका है उल्टा। उल्टा क्या? यहां जो प्रांत है वो -1 से 1 है। प्रांत कितना? -1 से 1। मतलब आप अभी x के मान क्या रखोगे? -1 से लेकर 1 तक कोई भी मान रख दूंगा। यहां पर आप यहां पर x के मान क्या रख रहे थे? -π/2 से π/2। पाई का मतलब समझते हो ना? पाई का मतलब होता है 3.14, है ना। पाई का मतलब 22/7, 3.14। इसे 180 डिग्री मत लेना, यहां पर रेडियन की बात हो रही है ना। हम डिग्री में बातें नहीं कर रहे, हम रेडियन में बातें कर रहे हैं। तो प्रांत हुआ -1 से 1, और अगर मैं यहां पर परिसर की बात करूं तो यह है -π/2 से
पाई बटा 2। अब इसका काम क्या है, ये है क्या वास्तव में, क्या किया है हमने, तो अभी इस चीज को और समझ लो, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अगर मैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करता हूं, और यहीं पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करता हूं, सुनना ध्यान से, ये फलन है f। त्रिकोणमितीय फलन में आप x की जगह क्या रखते हैं, जैसे लिखते हैं ना sin x, tan x, cos x। x की जगह आप रखते क्या है, ये मत बोलना कि 10 डिग्री रखते हैं, 20 डिग्री रखते हैं, वहां पर आप कोण रखते हैं, है ना। कोण का मान रखते हैं कि 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, रेडियन में है, जिसमें भी है, कोण का मान रखते हैं। और आपको जो रिजल्ट मिलता है उस मान पर उस त्रिकोणमितीय फलन का मान मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिखा कि साइन 30 डिग्री या साइन पाई बटा 6 बराबर 1/2, है ना। तो ये पाई बटा 6 क्या है, कोण है, और ये उस कोण पर मान है। अच्छा, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सिग्निफिकेंस क्या है कि साइन किस कोण पर 1/2 होता है। आपको यह तो पता है कि साइन पाई बटा 6 पर 1/2 होता है। अगर यह पूछे कि किस कोण पर 1/2 होता है, तो अब आपको यह कोण निकालना है। तो वास्तव में इसका काम अभी बदल चुका है। अब आप f के प्रतिलोम में मान रखेंगे और आपको कोण मिलेगा। उल्टा काम यही है बेसिकली। और इसे लिखा जाता है कि यहां पर इस केस को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो कोण है वो है वास्तव में साइन का प्रतिलोम 1/2, और इसे आप जवाब के रूप में पाई बटा 6 लिख देंगे। यही और कुछ नहीं है। तो दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन कोण खाते हैं और ये मान खाते हैं, है ना। ये मान देते हैं, ये कोण देते हैं, दोनों चीजें अलग अलग है अपने में। खैर अभी इस पर अपन बात कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, अब यहां x की जगह -1 और 1 के बीच में आप कोई मान रखेंगे, आपको जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में। और इसका जो आरेख है वो कैसे बनेगा, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार। कॉन्सेप्ट ये है, चाहो तो इसे लिख लो, हालांकि उससे आरेख बनाने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाएगी, लेकिन आरेख आपको इन शॉर्ट में रटना ही है, ठीक है। नोट अपन यहां करके लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन क्यों, किसी भी फलन, किसी फलन एवं उसका आरेख किसी फलन एवं उसका आरेख रेखा y बराबर x के सापेक्ष सममित होते हैं। अब सममित होते हैं का मतलब बताता हूं। देखो, जैसे कुछ नहीं किया आपने ना, सबसे पहले जो फलन था उसका आरेख बना दिया, और उसके बाद y बराबर x नाम की एक रेखा बनाई, और y बराबर x नाम की रेखा को दर्पण की तरह माना, और उस आरेख का उसमें प्रतिबिंब देख लिया। मैं बताता हूं कैसे। साइन x के उदाहरण से अपन समझेंगे, और साइन x की मदद से साइन के प्रतिलोम का आरेख भी बनाएंगे। सबसे पहले आपने साइन x का आरेख बना दिया कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बहुत ही क्लीन आरेख बनाना पड़ेगा, कोशिश जारी है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहां पर आपके सामने दो बिंदु है, एक तो पाई/2, दूसरा -पाई/2। यहां पर मान आएगा 1, यहां पर मान है -1।
और आपने साइन एक्स का आरेख बनाया था कुछ इस प्रकार से। ये है y बराबर साइन एक्स। अब आपने एक रेखा खींची y बराबर एक्स। y बराबर एक्स कैसी रेखा होती है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये अगर x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y बराबर एक्स एक ऐसी रेखा होती है। तो y बराबर एक्स एक ऐसी रेखा आपको देखते हुए मिलेगी कुछ इस प्रकार से। अब इस रेखा में सुनना, मतलब ये जो साइन एक्स है ना, थोड़ा सा ठीक नहीं बना है। एग्जैक्टली जो कर्व है वो बनाने में भी थोड़ा समय लग सकता है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब इस रेखा में आप फलन को ऐसे देखिए कि ये फलन है अपना y बराबर साइन एक्स, लाल लाल वाला। इसे आपने दर्पण मान लिया, इस रेखा को दर्पण मान लिया। तो अगर इस रेखा को दर्पण माना जाएगा तो y बराबर एक्स में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? तो सर ये प्रतिबिंब जो है, सुनना, ये ऐसा दिखेगा, इस फलन का प्रतिबिंब। और ये जो फलन का प्रतिबिंब है इसे ही साइन का प्रतिलोम x कहा जाता है ना। अब क्या होगा, ये पाई बटा 2 भी उठकर यहां आ जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो पाई बटा 2 का भी यहां बन जाएगा। अगर दर्पण ऐसा है तो यहां एक कोई चीज रखी तो उसका फोटो यहां बनेगा ना। दूसरा, ये माइनस पाई बटा 2 यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, माइनस 1 यहां आ जाएगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से अलग होकर अपन फलन का आरेख बनाए तो इस केस में जो आरेख होता है, यहां पर तो होता है पाई बटा 2, यहां पर माइनस पाई बटा 2, यहां पर कहीं 1 और यहां पर कहीं माइनस 1, और इन चारों की मदद से बनता है साइन एक्स का प्रतिलोम फलन का आरेख। देखते रहना कुछ इस प्रकार से। जैसा ये है लगभग वैसा है, बस इसका अपन ने थोड़ा सा फ्लिप कर दिया, ऐसा और कुछ नहीं किया। इसका अपन ने फोटोकॉपी कर दी ऐसी रेखा के अबाउट, तो ये ऐसे बन गया और कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये है साइन एक्स और ये साइन एक्स का प्रतिलोम का आरेख। ये साइन एक्स का आरेख है, साइन एक्स के प्रतिलोम का आरेख है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए। अब जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछे कि साइन एक्स का या किस कोण पर, सवाल छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे कि साइन का मान एक किस कोण पर होता है। साइन का प्रतिलोम एक का मतलब है ऐसा कौन सा कोण है माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के मध्य, यहां और कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये कोण, ये जो मान है ये पाई बटा 2 पर आता है, तो अपन ने कहा ये पाई बटा 2 है। अगर कोई कहे कि साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2 कहां होता है, तो हमने कहा ये पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री पर होता है, हमें पता है ये मान। साइन का प्रतिलोम 1 बटा रूट 2 कहां होता है, तो मैंने कहा कि ये तो सर पाई बटा 4 या 45 डिग्री पर होता है, और हमें जो जवाब देना है वो पाई बटा 4 देना है, 45 डिग्री नहीं देना है। क्लियर है? ठीक है। इन मानों को कहा जाता है मुख्य मान। क्या कहा जाता है? मुख्य मान। माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के मध्य साइन एक्स का जो मान है वो मुख्य मान कहलाता है, और ये हो जाएगी यहां पर मुख्य शाखा। क्या बात क्लियर है? प्रिंसिपल ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। इनके अलावा जो मान आएंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि आप यहां पर, मैंने कहा कि माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच काटो, आप पाई बटा 2 से 3 पाई बटा 2 के बीच भी काट सकते हो, फिर वहां पर जो मान है वो बदल जाएंगे। लेकिन इन्हें इसीलिए मुख्य मान कहा कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहीं पर लगना, इससे ज्यादा कहीं नहीं लगना। क्लियर है? तो हम लोग साइन एक्स के प्रतिलोम को पहचान चुके हैं। साइन एक्स के प्रतिलोम में हमने एक चीज देखी कि यहां पर इसका प्रांत -1 से 1 और परिसर माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता कि साइन एक्स या किन किन मानों पर 1 बटा 2 होता है, तो ऐसे बहुत से मान है जहां पर साइन एक्स का मान 1 बटा 2 आता है, पाई बटा 6, 5 पाई बटा 6। लेकिन हमें अगर त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पाई बटा 6 पर आता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में। सेकंड वाला है कॉस एक्स।
अब सर cos x को भी माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच काट के देखें, यही करना पड़ेगा। sin x में भी तो यही किया अपन ने। sin x में क्या किया, sin x को माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में काट दिया। तो हमने cos x को भी माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच काटने की कोशिश की। मैं आपको ये चीज पूरा आरेख नहीं बताता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि आरेख तो पूरा बन भी जाएगा इतने में। ये 0 मान लेते हैं, ये पाई बटा 2, ये पाई, और ये 3 पाई बटा 2 और ये 2 पाई। और यहां पर मैं फिर से माइनस पाई बटा 2 माइनस पाई और यहां पर माइनस 3 पाई बटा 2 लिख देता हूं। यहां पर कहीं ना कहीं हमें y अक्ष बनाना पड़ेगा, बनाना हो तो बनाओ वरना नहीं बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये मान 1 है और ये -1 है। और आपको पता है कि अगर आप sin x का आरेख बनाते हैं या cos x का आरेख बनाते हैं तो आरेख कुछ इस प्रकार से बनता है। नहीं भी पता हो तो याद रख लेना। मतलब चलता जाएगा। यह है y बराबर cos x या fx बराबर cos x। क्या है, fx बराबर cos x, जहां पर यह जो फलन है वो सारी वास्तविक संख्याओं से -1 और 1 में परिभाषित हुआ है। अब आपने मतलब हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में जैसे हमने साइन को काटा वैसे काट के देख लेते हैं। हमें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। हमने इस फलन को माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच काटने की कोशिश की। हमने इस फलन को पाई बटा 2 और माइनस पाई बटा 2 के बीच में काटा। हमें यह पता चला कि अगर मैं यहां पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचता हूं तो यह रेखा फिर इस फलन को 2 बिंदुओं पर काट देगी। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं कि सर यदि मैं यहां पर, सुनना, यदि f को माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 में लिखा और इसे -1 से 1 रहने दिया, मतलब x का मान आप माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच कुछ भी लोगे, तो इस केस में फलन जो है वो एक ही नहीं है भाई लोगों। फलन एक ही कतई नहीं है। देख लो, अब अगर फलन एक ही नहीं है तो यह फलन किस प्रकार से आपको दिख रहा है, मतलब इस फलन को आप कैसे देख सकते हैं। अगर फलन एक ही नहीं है तो हम किस प्रकार से इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। अब देखो sin x अलग था, cos x अलग है, इन दोनों की कहानी अलग अलग है। हालांकि दोनों का प्रांत और परिसर बराबर है। sin x और cos x का प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या, परिसर -1 से 1, दोनों का प्रांत परिसर बराबर। लेकिन इस केस में भी ये फलन, मतलब जहां sin x को काटा वहां cos x को काट रहे हैं तो एक ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें यार, बताओ, मैं आपको बताता हूं। आप थोड़ा अलग सोचने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं यहां पर कि अगर इस फलन को हम एक ही बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अपन अलग बनाने की कोशिश करें कि अगर फलन को 0 से लेकर पाई में काट दिया जाए। कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई में, या फिर इधर से इधर काट दो, समस्या कुछ नहीं, माइनस पाई से 0 में काट दो, यहां से इतना इतना, बाकी भूल जाइए। अब अगर इस फलन को आपने इतना काट दिया बाकी भूल गए तो ये फलन एक ही है। और अगर ये फलन एक ही है तो इसे अपन व्युत्क्रमणीय आसानी से बना सकते हैं। तो यदि दूसरे वाले केस के बारे में बात करूं कि यही फलन अगर 0 से पाई में परिभाषित किया जाए और -1 और 1 के मध्य, तो यह फलन एक ही है। नोट करके रख लो, क्या है, फलन एक ही है। और अगर यह फलन एक ही है, मतलब आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि यदि, मतलब हम इन त्रिकोणमितीय फलन में प्रांत को छोटा क्यों करते हैं, छोटा सा सवाल है, एक बहुविकल्पी सवाल आ जाएगा। तो क्या जवाब होगा कि फलन अपने समस्त प्रांत में त्रिकोणमितीय फलन एक ही नहीं होते, इसीलिए उनके प्रांत को छोटा किया जाता है। ठीक है, अब ये फलन एक ही, अगर फलन एक ही है, चाहो तो एक्स अक्ष के समांतर जितनी रेखा उतनी खींच के देख लो, ऐसा ऐसा ऐसा, अनंत रेखाएं। तो अगर अनंत रेखाएं खींची, सारी रेखा इस फलन को एक ही अक्ष पर काटेगी, जिससे आप, या एक ही बिंदु पर काटेगी, इसलिए फलन एक ही होगा। तो cos x के बारे में वो कहानी नहीं है जो sin x के बारे में है।
cos x के बारे में कहानी दूसरी तरह से परिभाषित होगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर cos x के बारे में दूसरी तरह से कहानी परिभाषित होगी तो हमें cos x के बारे में नई तरह से कहानी को लिखना पड़ेगा कि हाँ ये cos x है। मैं लिखता हूं fx बराबर cos x, fx बराबर cos x। और इस केस में मैंने इस फलन को 0 से लेकर पाई में परिभाषित किया है। 0 और पाई इंक्लूडेड है, मतलब दोनों फलन के अंदर हैं, और ये -1 से 1 में परिभाषित है। आगे क्या? तो हमने यहां पर देखा कि ये जो फलन है इसका आरेख अगर बनाओ, इस अंतराल में ये फलन एकेकी और आच्छादक है। ध्यान रखना, एकेकी एवं आच्छादक है। अच्छा, 0 से पाई के अलावा पाई से 2 पाई होगा, 2 पाई से 3 पाई होगा, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, फलन एकेकी और आच्छादक होगा ही होगा। अब अगर एकेकी और आच्छादक है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है? फलन व्युत्क्रमणीय है। और अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम दुनिया में निकाला जा सकता है। तो पहले इसके आरेख को बना लेते हैं। 0 और पाई के मध्य cos x कैसा बनेगा? तो ये 0, ये पाई बटा 2 और ये पाई, ये 1 और ये -1, ये x अक्ष पर स्थित मान, ये y अक्ष पर स्थित मान। यहां से आरेख चला इस प्रकार से यहां तक पहुंचा। ठीक, 1 और -1 के बीच झूलता रहता है ये आरेख। अब यहीं पर जब मैं y बराबर या fx बराबर cos के प्रतिलोम या f का प्रतिलोम x का मतलब है cos का प्रतिलोम x। अच्छा, छोटी सी एक बात है, आप ना मतलब ऐसे भी मत मान लेना कि साइन का प्रतिलोम x अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब साइन x की घात -1 है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये साइन x की घात आप -1 कर रहे हैं, यहां प्रतिलोम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूं cos का प्रतिलोम x है तो ये भी cos x की घात -1 के बराबर नहीं है। नोट करने वाली बात है यार ये। ओके, खैर अगर ऐसा लिखा जाए तो इसे परिभाषित इसका उल्टा कि f का जो प्रतिलोम है वो -1 से 1 और 0 से पाई के मध्य है। -1 से 1 और 0 से पाई के मध्य। अब इस कंडीशन में यहां पर ये हो जाते हैं मुख्य मान और ये होती है मुख्य शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। अभी बातें आएगी, है ना। अभी तो रुको, अभी रुकने पर इसका आरेख कैसे बनेगा? तो इसका आरेख जो है वो ऐसे बनेगा। वही y बराबर x के बारे में बात करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा पाई बटा 2 या पाई, और ये 0 यहां पर कहीं रहेगा पाई बटा 2। ऋणात्मक में तो ये आरेख जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, ये आरेख ऋणात्मक x अक्ष में नहीं जाएगा। ये 0, ये पाई बटा 2 और ये पाई। एक बार फटाफट आरेख बना के देखो कैसा होता है। तो देखो यार, इस केस में जो आरेख है ना, देखो यहां पाई बटा 2 से पाई के बीच ऋणात्मक है, तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए कि -1 से 0 तक मान जाना चाहिए, क्योंकि पाई बटा 2 पे 0 था, पाई पर एक -1 पहुंचा, है ना। तो यहां पर पाई पर मान -1 से पाई बटा 2 और फिर ऐसा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये दो चीजें हो चुकी है। आप बस इतना ध्यान रखना यार कि यहां पर आप x के मान -1 से लेकर 1 तक कुछ भी रख सकते हैं और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 0 से पाई के बीच में मिलेगा। तो इस प्रकार से sin x और cos x का प्रतिलोम आपने निकाल लिया। क्लियर है क्या? अगर मैं इसी सीक्वेंस में बात करता हूं आगे tan x का प्रतिलोम, तो tan x में भी आप देखेंगे कि अगर मैं इसे पूरा ले जाऊंगा तो बड़ी समस्या है ना। मैं यहां पर आप गौर से देखिए कि अगर मैं इस पूरे फलन को देखूं तो ये तो एक ही है ही नहीं, यहां पर भी कट करेगा, यहां पर भी कट करेगा, यहां पर भी कट करेगा। तो जब मैं tan x का प्रांत परिसर लिखता हूं तो y बराबर tan x या fx बराबर tan x लिखते हैं, तो इस केस में आप इसको सारी वास्तविक संख्याएं छोड़ दीजिए पाई बटा 2 के विषम गुणांक को,
बाकी आप कुछ भी रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, से लेकर आप सारी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा प्रांत लिया जाए, सारी के सारी, मतलब पाई बटा 2 के विषम गुणांक को छोड़ के आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, मतलब इसे मत लो, इसे मत लो, इसे मत लो, इनको छोड़ के आपका जो मन करे वो ले लो, tan x उस पर परिभाषित होता है। लेकिन अगर हम इन सारे मानों को लेंगे तो ये एक एक ही नहीं हो पाएगा। अगर ये एक एक ही नहीं हो पा रहा है तो हमें इसको एक एक ही बनाना है। देखो कैसे, हमने यहां पर फलन को इस प्रकार परिभाषित किया कि अपन सिर्फ यहां से लेकर यहां वाले मान ही लेंगे। मतलब जो मान है फलन के, ध्यान से देखो, जो फलन के मान है वो -π/2 से π/2 के बीच ले लो, बाकी सब भूल जाओ। बाकी से आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ना इससे दिक्कत है ना इससे दिक्कत है, ना इधर ना इधर, किसी से दिक्कत नहीं। बाकी सबको भूल ही गए हम लोग, हम इसे भी भूल गए, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, पूरे फलनों को हम भूल गए। एक्स अक्ष है, ठीक है, हमारे लिए बाकी कुछ है ही नहीं, π/2 है, पाई भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब इस केस में अगर आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे तो क्या हर रेखा इस वक्र को एक ही बिंदु पर काटेगी? जो आपका मन करे, जितनी रेखा खींचनी खींचो। ये रेखा एक बिंदु पर काट के गई, ये रेखा, जितनी रेखा आपको दिख रही है ना, सारी रेखाएं एक एक बिंदु पर ही काटेगी, तो फलन एक एक ही बन गया। इन दिस केस क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि चलो ठीक है, ये सही रहा कि अब अगर मैं इस फलन को एक एक ही बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, मैंने इस फलन को फिर से परिभाषित किया कि अगर मैं इस फलन को -π/2 से π/2, यहां ध्यान रखना π/2 अंतराल में नहीं है, ना ही -π/2 है, से अगर इसको परिभाषित किया जाए ऐसे, तो ये r तक कुछ भी मान ले ले, हमें कोई समस्या नहीं है। ये फलन एक एक ही और आच्छादक होता है। और अगर इसी में मैं tan के प्रतिलोम के बारे में बात करूं कि f का प्रतिलोम x अगर tan का प्रतिलोम x है, तो सीधी सीधी बात है, इस केस में ये जो फलन है वो वास्तव में वास्तविक संख्याओं से -π/2 से π/2 तक जाएगा। उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा लिखो और कुछ मत लिखो। ये -π/2 से r तक था, ये r से लेकर -π/2 से π/2, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं यार। क्लियर है क्या? डन। तो ये tan x का प्रतिलोम है, तो tan x के प्रांत में आप कुछ भी रख सकते हैं, परिसर में -π/2 से π/2। उसी प्रकार cot x के बारे में भी बात कर ली जा सकती है। cosec x के बारे में बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, cosec x भी सीक्वेंस में ही है। cosec x के बारे में यदि बात करें तो cosec x अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी ये जो फलन है एक एक ही तो था ही नहीं, अपन ने पहले ही देख लिया था। इसका प्रांत और परिसर आप पहले क्या लिख रहे थे कि अगर मैं cosec x को लिखता हूं तो इसका प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या हो, सिवाय उन संख्याओं को छोड़ के जहां पर sin x 0 होता है, मतलब n पाई को छोड़कर, मतलब जहां पर पाई के गुण जाते, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पर cosec x परिभाषित नहीं होता। और इसका परिसर जो है वो कुछ भी हो सकता है, सिवाय -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, अब आगे का मतलब क्या है, अगर इसे हमें व्युत्क्रमणीय बनाना है तो बहुत चीजों की बलि देनी पड़ेगी। देखो कैसे, आपने फलन को यहां से लेकर यहां तक परिभाषित किया और इधर भी फलन को यहां से लेकर यहां तक परिभाषित किया। ये बिंदु कौन सा है? -π/2। ये बिंदु कौन सा है? π/2। बाकी को भूल जाओ, किसी का मतलब हमें बाकी किसी से कोई मतलब है ही नहीं, हम बाकी सबको भूल गए। इस प्रकार ना तो हमें इससे मतलब है ना इससे मतलब है, इसे भी हमने हटा दिया। अब देखो क्या फलन एक एक ही है। हाँ, हर रेखा जो x अक्ष के समांतर है इसे दो बिंदु पर एक ही बिंदु पर काटेगी। x अक्ष के समांतर ना, y अक्ष के समांतर रेखा मत खींचना। जब हम x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं तो देखते हैं कि फलन एक एक ही है कि नहीं है। जब y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं तो देखते हैं कि फलन है कि नहीं है। एक एक ही तो छोड़ दो, फलन है कि नहीं है चेक करते हैं। कब? जब कोई फलन x में परिभाषित होता है। तो ये इतना ठीक है। अगर इसे एक एक ही बनाना था तो आपने क्या किया, फलन को फिर से परिभाषित किया। कहां से? -π/2 से π/2। ये तो लिया प्रांत, और
परिसर में जो परिसर है वो पूरा का पूरा ले सकते हो, दिक्कत सिर्फ प्रांत की है, प्रांत पर ही मान रिपीट आ रहे हैं। तो अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो अगर आपने एक फलन परिभाषित किया f का प्रतिलोम x बराबर कोसेक का प्रतिलोम x, तो इस केस में आप इस फलन को ऐसे परिभाषित करेंगे कि माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर अनंत और माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, इस प्रकार से यह फलन परिभाषित है। अब क्या मैं यहां पर कह दूं कि यह इस फलन का प्रांत होगा? बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और यह क्या है? परिसर है। अब कौन सा मान किस पर आएगा ये अपन चेक करेंगे आगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डन है क्या? डन है। तो ये छोटी छोटी बातें यार, बस मतलब त्रिकोणमितीय फलन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, सेक एक्स का प्रतिलोम फलन, तो यहां पर अगर आप गौर करो तो फलन फिर से वही परेशान करने वाला थोड़ा सा तो है। अरे रुको 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 रुको, मैंने शायद इस केस में कुछ जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी ये कर दी कि यहां पर माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 का अंतराल आप ले सकते हैं, लेकिन शून्य वाले पर यह चीज परिभाषित ही नहीं है, तो शून्य वाला हटाना पड़ेगा। इसमें यहां थोड़ा करेक्शन कर लेना, कोसेक एक्स में आपको शून्य नहीं लेना है। यहां पर भी जो मान आएंगे ना उसमें शून्य नहीं आएगा, कोसेक शून्य पर परिभाषित नहीं होता है ना, इसलिए शून्य नहीं आएगा परिसर में। थोड़ा सा करेक्शन है, कोसेक एक्स में प्रांत में शून्य नहीं आएगा माइनस पाई बटा 2 से, और कोसेक के प्रतिलोम में परिसर में शून्य नहीं आएगा। जो यहां नहीं आया वो यहां पर भी नहीं आएगा। वही बात सेक एक्स के साथ करते हुए मुझे ध्यान आ गई। जब मैं सेक एक्स को परिभाषित करता हूं तो ध्यान से रखो, आपने सब कुछ हटाया, ठीक है, मेन मुद्दे की बात वही है। हम इसका प्रांत परिसर देख चुके, इसे हटाया, इसे भी हटा दिया। हमने सिर्फ इतने इतने के बारे में बात कर ली, यहां पर ये कभी भी एक एक ही नहीं है। कौन से अंतराल में? अंतराल है 0 से लेकर पाई तक, उसमें पाई बटा 2 नहीं है बस। तो यहां से मैं कह दूं कि जब मैं सेक एक्स को परिभाषित करता हूं तो मान लीजिए एफ एक्स बराबर सेक एक्स है। इस फलन को परिभाषित करने के लिए मैं 0 से पाई बटा 2 के बीच कुछ भी ले सकता हूं, या 0 से पाई के बीच कुछ भी ले सकता हूं, है ना। अच्छा, साइन एक्स में पाई बटा 2 और पाई बटा 2, अच्छा दोनों थे, ठीक है। और यहां पर अरे 0 से पाई के बीच कुछ भी ले सकते हैं यार, है ना। देखो 0 से पाई के बीच x का मान कुछ भी लोगे, फलन परिभाषित है सिर्फ पाई बटा 2 को छोड़कर, तो सेक एक्स पाई बटा 2 पर परिभाषित नहीं होगा। और इसके जो मान है वो माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर अनंत तक आपको दिख जाएंगे। और अगर इसका प्रतिलोम आपको निकालना है कि अगर मैं लिखने की कोशिश करूं एफ एक्स बराबर सेक का प्रतिलोम एक्स, तो सेक का प्रतिलोम एक्स बड़ा प्यारा है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि ये कहानी जो है वो माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर अनंत में जाएगी, और यहां पर जो मान आएगा वो 0 से पाई के बीच कुछ भी आएगा, लेकिन पाई बटा 2 नहीं आएगा। इस प्रकार ये भी परिभाषित हम कर चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब हालांकि इन पर ज्यादा सवाल नहीं होते, ठीक है, होते हैं लेकिन 1-2 नंबर का सवाल हो सकता है। बाकी जो सवाल होंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज पर होंगे, है ना, गुण धर्म पर होंगे, जो आने वाले अध्याय में, मतलब आने वाले समय में अपन देखने वाले हैं। लास्ट कॉटेक्स, इसमें क्या करना है, बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ ये 0 से पाई वाला जो अंतराल है इसे याद रखना है, बाकी भूल जाइए। 0 से पाई, इसमें एक एक किए, उसके बाद वाला भूल गए, पहले वाला भूल गए। तो यहां पर अगर मैं परिभाषित करता हूं एफ एक्स बराबर कॉटेक्स को, तो यहां पर f जो है वो 0 से पाई में परिभाषित है, और इसका मान कुछ भी आ सकता है, सारी वास्तविक संख्याएं ये ले सकता है मान के रूप में। तो अगर इसका प्रतिलोम निकालना है, आपने लिखा कि f का प्रतिलोम x बराबर कॉट का प्रतिलोम x है, तो उल्टा हो जाएगा। ये परिभाषित कहां से कहां तक होगा, तो ये r से लेकर 0 से पाई में परिभाषित हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो इस प्रकार आप लोगों ने कॉटेक्स में चीजों को देख लिया। एक बार फिर से इस टेबल के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, अब आपको क्या करना है वो ध्यान रखना। ये है प्रांत और ये है परिसर, बस
इन 6 चीजों को याद रखना है। कैसे कैसे बता रहा हूं, एक बार रीड कर लेते हैं नॉर्मली। साइन के प्रतिलोम x का प्रांत -1 से 1, परिसर -π/2 से π/2, दोनों पर ब्रैकेट बंद है, मतलब -π/2 और π/2 आ सकता है। कॉस के प्रतिलोम या कॉस के प्रतिलोम x का प्रांत -1 से 1 और परिसर 0 से पाई, ना 0 ना पाई, ठीक है, नहीं 0 और पाई दोनों आना चाहिए यहां पर, आई होप, बिल्कुल यार, यहां 0 भी रहेगा पाई भी रहेगा, 0 और पाई दोनों है, क्लोज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट है कोसेक का प्रतिलोम x। तो कोसेक के प्रतिलोम x में यहां ऐसा लिखा है कि आप x के मान की जगह r में से -1 और 1 घटा दो। ये दोनों चीजें सेम है, आपको किताबों में ये दिख सकता है, अलग अलग किताबों में लिखने का तरीका अलग अलग है कि r में से मैंने -1 से 1 घटा दिया, इसका मतलब है कि माइनस अनंत से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत लिखा। बात सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? ये दोनों अंतराल बराबर है। मैंने ये लिखा है जहां आपको पढ़ाया है कि आपके टेबल में ये लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के टेबल है, जो कि त्यो मैंने उतारी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद सेक का प्रतिलोम भी वैसा ही है जैसा कोसेक का प्रतिलोम है, लेकिन सेक के प्रतिलोम में 0 से पाई के बीच सारे मान आएंगे π/2 को छोड़कर। उसके बाद tan का प्रतिलोम और कॉट के प्रतिलोम दोनों का प्रांत समान है, और tan के प्रतिलोम में जो मान आएगा वो कितना आएगा, -π/2 से π/2, ब्रैकेट खुला हुआ। कॉट के प्रतिलोम में जो मान आएगा वो 0 से पाई आएगा। अब इसे याद रखने का तरीका कैसा है, देखो, साइन कॉस, ठीक है, सेक कोसेक, tan कॉट, इन दोनों का प्रांत बराबर होता है। साइन का और साइन के प्रतिलोम और कोसेक के प्रतिलोम का प्रांत समान, कोसेक या साइन का प्रतिलोम और कॉस के प्रतिलोम का प्रांत समान, कोसेक का प्रतिलोम और सेक के प्रतिलोम का प्रांत भी समान, tan का प्रतिलोम और कॉट के प्रतिलोम का प्रांत भी समान। नेक्स्ट आता है परिसर कैसे याद रखना है। तो आपको साइन एक्स का परिसर याद रखना है, ठीक है, साइन एक्स का। दूसरा कोसेक एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है यार, कोसेक एक्स 1/sin x होता है। हाँ, मतलब कोसेक किससे बनेगा, साइन से। तो अगर ये -π/2 से π/2 है तो कोसेक में भी आपको -π/2 से π/2 मिलेगा। कोसेक कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कोसेक का प्रतिलोम कभी 0 नहीं हो सकता, उसके लिए साइन एक्स को अनंत होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, मतलब 0 पर परिभाषित नहीं है, सीधी सीधी बात है। x बराबर 0 पर साइन 0 हो जाएगा, जो परिभाषित नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है tan x। tan x क्या होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यही होता है। तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स में अगर आप ध्यान दें तो ये ऊपर कौन है, साइन एक्स, तो चलेगी साइन की, -π/2 से π/2, पर इसके जो अंतराल हैं वो खुले रहेंगे, इतनी सी बात है। वैसे ही अगर मैं कॉस के बारे में बात करूं तो आपने कॉस का याद रख लिया 0 से पाई, लेकिन जब मैं सेक एक्स पर गया तो सेक एक्स में 1/cos x होता है, तो यहां पर 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़ना पड़ेगा जहां cos x 0 हो जाता है। cos x कहां 0 होता है, cos x अगर 0 है इसका मतलब x बराबर π/2 है, और भी मान है, हमने सिर्फ 0 से पाई के बीच में बात की है। नेक्स्ट है cot x। तो cot x क्या होता है यार, cot x बराबर cos x बटा sin x, और cos x बटा sin x में ऊपर कौन है, cos, 0 से पाई इसका, तो यहां पर भी 0 से पाई, बस चलेगा कौन, ब्रैकेट हट जाएंगे, मतलब खुले ब्रैकेट आ जाएंगे बंद वाले की जगह पर। डन है, चलो कुछ कुछ सवाल करके देखते हैं फिर। उदाहरण नंबर 1 के साइन के प्रतिलोम 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने माना इसको हल करने का तरीका सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए fx बराबर साइन x है। आप सबसे पहले ये देखिए साइन का प्रतिलोम x है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे प्रतिलोम लिखने की जगह fx भी लिख सकते हैं। जब आपको ये पता है तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि ये कहां से कहां परिभाषित होता है। आप यहां पर -1 से लेकर 1 के बीच कोई भी मान रख सकते हैं, और ये फलन -π/2 से लेकर π/2 के मध्य जाना चाहिए, है ना। ये आप
आप टेबल याद कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको बोला कि यहां पर x की जगह माइनस एक से लेकर 1 के बीच कोई भी मान होना चाहिए, यहां 1/√2 है। तो आप इसे ऐसा मान लीजिए कि माना एक y है जिसका मतलब है साइन का प्रतिलोम 1/√2। आपको ये y निकालना है। इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि किस कोण पर साइन का मान 1/√2 होता है। सवाल वही है कि आपने 1/√2 मान लिया, किससे? साइन एक्स से। तो किस कोण पर लिया ये बता दीजिए बस। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि जैसे कि ये तो साइन का प्रतिलोम x है ना, तो इसको ऐसा लिख दिया, प्रतिलोम को इधर ले आए तो ये बना साइन y बराबर 1/√2। और जैसे ही साइन y बराबर 1/√2 मिला, मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये जो y है वो -π/2 से π/2 के मध्य ही होना चाहिए, क्योंकि जो y है वो क्या है, वो वास्तव में इसका मान है। y तो -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। y फलन का मान है। फलन का मान कहां से आता है? सहप्रांत से आता है। इसी को तो सहप्रांत कहा जाता है, या हालांकि ये तो परिसर भी होता है जब हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, उनके प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं। तो जो y के मान है वो इसमें से ही आएंगे। तो एक बात बताइए, -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा कौन सा कोण है जहां पर साइन x का मान 45 डिग्री आता है? आपको पता होगा ये, चाहे या 45 डिग्री नहीं, चाहे इसे ऐसा कहो या फिर ऐसा कहो, π/4 बराबर 1/√2। आपको जवाब ये वाला देना है, ऊपर वाला नहीं। तो यहां से y कितना आ जाएगा? π/4, और यही आपका फाइनल आंसर है। देख लो एक बार। डन, मेरे हिसाब से, मेरी साइड से डन है, ठीक है। सो बस ऐसे ही हमें मान निकालना है। बेसिकली आपको जवाब ये देना है कि इसमें से कोई एक मान है वो किस कोण पर आएगा। चलिए अगला सवाल करके देखते हैं। अगला है कॉट का प्रतिलोम -1/√3। और जब अंदर माइनस आएगा तो आप डायरेक्टली उसको बाहर निकाल के नहीं रख सकते, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो जैसे आपने सबसे पहले ध्यान दिया कि जब मैं कॉट के प्रतिलोम के बारे में बात करता हूं, मैंने लिखा fx बराबर कॉट का प्रतिलोम x। तो मैं इसे परिभाषित ऐसे करता हूं कि यहां पर मैं कोई भी x का मान लिखूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब x की जगह कोई भी मान आ सकता है। फलन का जो सहप्रांत है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब जो मान आएगा वो 0 और पाई के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि माना एक y है, क्या है? माना y बराबर कॉट का प्रतिलोम -1/√3, और आपको जो मान निकाल के लाना है वो 0 और पाई के बीच में लाना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि y जो है वो 0 और पाई के बीच में है। किसके बीच में? 0 और पाई के बीच में है। तो आप इसे फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट y -1/√3 कब होता है? 0 और पाई के बीच में पूछ रहा हूं मैं। तो यार एक छोटा सा आपको सूत्र याद होगा कि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। और एक छोटी सी बात और भी है कि कॉट π/3 बराबर 1/√3। कॉट π/3 बराबर 1/√3। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? सुनना, कॉट y बराबर माइनस कॉट π/3। ये माइनस जब तक नहीं हटेगा y को π/3 के बराबर नहीं कह सकते। तो ये माइनस हटाने के लिए ये वाले सूत्र का प्रयोग करूं कि माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं क्या कि कॉट y बराबर कॉट पाई माइनस π/3, और यहां से आ जाएगा कॉट y बराबर कॉट 2π/3। और सीधी बात है, y का मान 0 और 2 पाई के बीच में आया ना, 0 और पाई के बीच में आया ना, 2π/3 0 और पाई के बीच में है। 2π/3 का मतलब क्या है?
120 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 120 0 और 180 के बीच में आता है। तो आंसर हमारा हुआ y बराबर 2 पाई बटा 3। इसे ऐसा लिख दो या फिर लिख दो कि जहां पर कॉट का प्रतिलोम -1 बटा √3 होता है वो कोण 2 पाई बटा 3 है। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 2 भी समाप्त होता हुआ। तो इसकी एक प्रश्नावली जिसपे बहुत सारे सवाल हैं, अपन उन पर बात करेंगे, पर ऐसे एक एक नंबर के सवाल आपको बहुत जगह पूछे जा सकते हैं। इनको ध्यान रखना, समझना, कोई गलती हो तो कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को, इसके जैसे जितने भी वीडियोस हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, www.magnetbrains.com लिखिए। इनको आप YouTube पर देख रहे हैं बिना कोई दिक्कत के। अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत है तो गूगल पर जाकर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आपको CBSE हिंदी चयन करना है 7वीं से 12वीं तक। उसमें आपको कक्षा 12वीं, अगर आप 11वीं के विद्यार्थी हैं या आपका कोई दोस्त है 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं का, तो उसे बता सकते हैं कि यहाँ ये क्लासेस भी है। आपने गणित विषय का चयन किया, बाकी विषय भी है। आपने गणित विषय का चयन किया, आपको NCERT की किताब दिखी, उसमें आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर क्लिक किया क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। बाकी जो आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस होंगे आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे, मतलब टॉपिक दिखेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सी स्टेप फॉलो करनी है। बहुत आसान तरीका है यहाँ पे चीज़ों को ढूंढने का। बाकी आपको पता है कि 7वीं से लेकर 12वीं तक ये जितने भी वीडियोस हैं आपको पूरी तरह से फ्री पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।